अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ऑफ यूनिट 7। ये जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं ये वो तमाम कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है जो आपकी बुक में दिए गए हैं। तो आज की इस लेक्चर में हम इन तमाम कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1। ये कहता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक मरकरी बैरोमीटर है, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप इसके साथ एक माउंटेन पे चढ़ते हैं। तो जब आप माउंटेन्स पे चढ़ते हैं तो इस मरकरी बैरोमीटर का कॉलम जो है यानी इसका लेवल जो है ये इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। देखो दोस्तों, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इसकी मरकरी कॉलम है। अब अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इंक्रीज कर दें तो होगा यो कि इस मरकरी पे प्रेशर इंक्रीज होगा और इस तरह ये इस ट्यूब में ऊपर की तरफ फ्लो करेगा। तो ये मरकरी कॉलम जो है इसका लेवल इंक्रीज हो जाता है। और जब ये प्रेशर डिक्रीज होता है तो ऊपर से मरकरी जो है ये फ्लो करके नीचे आ जाती है, तो इसका लेवल डिक्रीज हो जाता है। अब जब हम माउंटेन पहाड़ों पे चढ़ते हैं तो हमें पता है कि हाइट के साथ प्रेशर डिक्रीज होता है। तो जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता है तो ये मरकरी लेवल जो है ये नीचे आ जाता है। तो इसका मतलब यह है कि मरकरी बैरोमीटर में ग्लास ट्यूब में जो मरकरी है उसका लेवल डिक्रीज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि वॉलनट्स कैन बी ब्रोकन इन दी हैंड्स बाय स्क्वीजिंग टू टुगेदर बट नॉट वन। व्हाई? ये कहता है कि अखरोट है, इसको जब हम दो अखरोट्स को जब हम हाथ में पकड़ के उसको स्क्वीज करते हैं तो हम आसानी के साथ इसको तोड़ सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। और जब हम एक अखरोट को हाथ में लेके उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसको हम आसानी के साथ नहीं तोड़ सकते हैं। इसकी मेन वजह क्या है? इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन है कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम होता है। इसको मैं इस तरह एक्सप्लेन करता हूँ कि लेट्स सपोज हम फोर्स अप्लाई करते हैं 10 न्यूटन का। किस चीज पे अप्लाई करते हैं? एक एरिया है, फॉर एग्जांपल ये एक एरिया है, ये एरिया जो है 5 मीटर स्क्वायर है और एक सेकेंड एरिया है वो है 2 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2 मीटर स्क्वायर। अब ये 10 न्यूटन का फोर्स जब हम यहाँ पे लगाते हैं तो ये फोर्स इस एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो जो भी पैरामीटर डिस्ट्रीब्यूट होता है उसका इफेक्ट कम हो जाता है। तो यहाँ पे इस एरिया में अगर हम 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करें तो चूंकि ये एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम होता है एज कम्पेयर टू दिस वन। यहाँ पे एरिया कम है, अगर यहाँ पे मैं वही 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करूँ तो उसका इफेक्ट ज़्यादा होता है। अब आते हैं अखरोट की तरफ। जब हम दो अखरोट को हाथ में लेके उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसको हम आसानी के साथ तोड़ सकते हैं। उसकी मेन वजह यह है कि अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे एरिया ऑफ कांटेक्ट जो है दो अखरोट के दरमियान एरिया ऑफ कांटेक्ट ये है, ये एरिया ऑफ कांटेक्ट कम है। तो जब हम हाथों के थ्रो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 10 न्यूटन का फोर्स मैं अप्लाई करता हूँ तो वो 10 न्यूटन का फोर्स इस स्मॉल एरिया पे अप्लाई होता है तो उसका प्रेशर ज्यादा होता है, तो हम आसानी के साथ इसको तोड़ सकते हैं। उसके मुकाबले में अगर हम एक अखरोट ले लें जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, तो इस सिचुएशन में एरिया ऑफ कांटेक्ट जो है वो हमारे हाथ है और अखरोट है। ये एरिया ऑफ कांटेक्ट देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ तक, ये एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा है। तो इस सिचुएशन में अगर मैं 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करूँ तो चूंकि एरिया ज़्यादा है तो वो फोर्स इस एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो उसका इफेक्ट कम होता है। तो लिहाजा इस सिचुएशन में प्रेशर कम होता है। तो जब प्रेशर कम होता है तो हम इसको नहीं तोड़ सकते। और यहाँ पे अगर हम 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करें तो उसी वजह से प्रेशर ज़्यादा होता है क्योंकि एरिया ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे कम है। तो हम इस सिचुएशन में आसानी के साथ अखरोट को तोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि वाई इज द कटिंग एज ऑफ द नीफ मेड वेरी थिन। जो नीफ है, जो चोरी है या चाकू है, उसकी कटिंग एज, वो एज जिससे हम किसी ऑब्जेक्ट को, किसी चीज को हम कट करते हैं, वो क्यों 3 बनाया जाता है? जैसे कि ये है, ये इंतहाई 3 है, ये क्यों? इसमें भी प्रेशर का बहुत बड़ा किरदार है।
अगर मैं इक्वेशन यूज करूं कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं सपोज करता हूँ कि इस ऑब्जेक्ट को हम कट करना चाहते हैं, तो होता क्या है कि इसका कंटेक्ट एरिया, इस ऑब्जेक्ट और इस नीफ का कंटेक्ट एरिया कम होता है, तो प्रेशर ज्यादा होता है, तो इस ऑब्जेक्ट को हम आसानी के साथ तोड़ सकते हैं। इसके मुकाबले में फॉर एग्जांपल अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, ये नीफ है, उसका एरिया ये हो गया, इतना बड़ा एरिया, तो प्रेशर जो है इस सिचुएशन में कम होता है क्योंकि ज्यादा एरिया में फोर्स डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो हम इस ऑब्जेक्ट को आसानी के साथ नहीं कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी प्रेशर का बहुत अहम किरदार है कि अगर हम एच को 3 बनाए तो फोर्स पर यूनिट एरिया ज्यादा होता है, यानी कि प्रेशर जो है वो ज्यादा होता है, तो हम आसानी के साथ किसी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज हो, उसको हम आसानी के साथ काट सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि वाई वाटर टैंक्स आर कंस्ट्रक्टेड एट द हाईएस्ट लेवल इन आवर हाउसेस। ये कहता है कि वाटर टैंक को हम अपने घरों में ऊंची जगह पे क्यों बनाते हैं। तो यहाँ पे भी प्रेशर है, प्रेशर की वजह से हम वाटर टैंक्स को हाईएस्ट यानी ऊंची जगह पे बनाते हैं। हमारे पास एक इक्वेशन है कि प्रेशर इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इनटू एच। इसके मुताबिक प्रेशर जो है इट डिपेंड्स ऑन दी हाइट। अगर हम हाइट को इंक्रीज कर दे तो प्रेशर इंक्रीज होता है, तो इसी वजह से हम वाटर टैंक्स को हाईएस्ट पॉइंट पे यानी ऊंची जगह पे हम बना लेते हैं ताकि प्रेशर ज्यादा हो। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि व्हाई ए स्मॉल नीडल सिंक इन वाटर एंड ह्यूज शिप्स ट्रेवल इजिली इन वाटर विदाउट सिंकिंग। ये कहता है कि अगर हम नीडल को पानी में डाल दें तो वह आसानी के साथ पानी में डूब जाती है। इसके मुकाबले में एक शिप होता है, बहरी जहाज हम कह सकते हैं, वो जब वाटर में फ्लो करता है, समंदर में फ्लो करता है, चूंकि उसकी वेट बहुत ज्यादा है तो वो पानी में डूबता नहीं है। इसकी मेन वजह क्या है? देखो, हम पढ़ चुके हैं अकॉर्डिंग टू आर्चिमिडीज प्रिंसिपल के अप थ्रस्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। मतलब ये है कि अगर हम पानी में किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उस ऑब्जेक्ट पे अपथ्रस्ट या हम कहते हैं कि बॉयंट फोर्स जो अमल करती है वो इक्वल होती है जितना पानी डिस्प्लेस होता है उस ऑब्जेक्ट की वजह से। अब दोस्तों, अगर वेट ऑफ डिस्प्लेस वाटर ज्यादा है तो अपथ्रस्ट भी ज्यादा होता है। अब अगर वेट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो ज्यादा है डिस्प्लेस्ड वाटर से, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इट इज ग्रेटर देन वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। तो फिर इस सिचुएशन में होता यह है कि ऑब्जेक्ट जो है वो पानी में डूब जाता है। क्यों? देखो, मैं यहाँ पे सपोज करता हूँ कि ये टैंक है, फॉर एग्जांपल वाटर का टैंक है। अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, अब इस ऑब्जेक्ट की वजह से कुछ पानी अपनी जगह से डिस्प्लेस होती है। इसकी वेट जो है मैं कहता हूं कि 10 न्यूटन है, और ये वाटर जो डिस्प्लेस होता है वो मैं कहता हूं कि 8 न्यूटन है। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ, ये डिस्प्लेस वाटर है, ये वेट है ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ज्यादा हो गया और डिस्प्लेस्ड वाटर कम है, और जितना ये वाटर डिस्प्लेस्ड है उतना ही अपथ्रस्ट होता है, यानी इस पे जो फोर्स अमल करती है इन अपवर्ड डायरेक्शन वो 8 न्यूटन है और इसका वेट 10 न्यूटन है। तो लिहाजा दिस ऑब्जेक्ट विल सिंक इन द वाटर। जब वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ज्यादा हो वेट ऑफ डिस्प्लेस वाटर से, तो वेट ऑफ डिस्प्लेस वाटर जितना होता है उतना ही अपथ्रस्ट होता है। अब यहाँ पे वेट ऑफ डिस्प्लेस वाटर कम है तो अपथ्रस्ट भी कम है, और ऑब्जेक्ट का वेट ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट नीचे आएगा। तो जब नीचे आएगा इट मीन्स के ऑब्जेक्ट डूब रहा है। अब आते हैं निडल की तरफ। निडल के केस में निडल का जो वेट है वो ज्यादा होता है डिस्प्लेस्ड वाटर से, तो इसी वजह से निडल जो है वो डूब जाती है इन दी वाटर। और शिप की केस में ये होता है कि जो वेट ऑफ द शिप है, मैं यहाँ पे वेट ऑफ द शिप, ये कम होता है वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर से, यानी कि डिस्प्लेस्ड वाटर ज्यादा है।
तो जब डिस्प्लेस्ड वाटर ज्यादा है तो अप थ्रस्ट भी ज्यादा होता है। तो वेट ऑफ द शिप जो है वो डाउनवर्ड है और अप थ्रस्ट अपवर्ड है। अब यहाँ पे ये अप थ्रस्ट ज्यादा है, वेट कम है, तो लिहाजा शिप पानी में नहीं डूबेगा। तो ये मेन रीजंस है। ये कहता है कि डिजर्ट एरिया में कैमल जो है ये आसानी के साथ कैसे वॉक करता है। हम जब रेत में डिजर्ट में चलते हैं तो हमें तकलीफ होती है, लेकिन अगर कैमल वोन जो है डिजर्ट यानी रेत में अगर वो चलने लगे तो वो आसानी के साथ मूव करता है। इसकी मेन वजह क्या है दोस्तों? यहाँ पे भी प्रेशर है। हमें पता है, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। यहाँ पे इस कैमल का अगर हम फुट देखें तो इसका एरिया ज्यादा होता है। तो जब एरिया ज्यादा होता है तो प्रेशर कम रेत पे अप्लाई होता है, और जब प्रेशर कम होता है तो इस सिचुएशन में रेत के ऊपर ही उसका पावर रहता है, क्योंकि प्रेशर नीचे की तरफ कम है। तो जब प्रेशर कम है तो ये पाव जो रेत में नहीं डूबेगी, ये आसानी के साथ रेत के सरफेस पे ही मूव कर सकती है ऊंट। तो इसी वजह से आसानी के साथ कैमल्स ऊंट डिजर्ट एरिया में जहां पे रेत होते हैं आसानी के साथ मूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि वुड यू हैव प्रोबेबली एक्सपीरियंस्ड योर एयर पॉपिंग व्हाइल ड्राइविंग इन ए माउंटेन्स, व्हाई एयर्स पॉप। ये कहता है कि जब आप पहाड़ों में ड्राइविंग करते हैं, चूंकि वो हाइट पे होते हैं, तो आपके कानों में एक खास किस्म की आवाज आती है। वो क्यों? देखो दोस्तों, यहाँ पे भी प्रेशर है। हम जब प्लेन एरिया में मूव करते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और हमारे कानों का जो मेडल एरिया है, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये मेडल एरिया है। ये यहाँ पे प्रेशर और बाहर का प्रेशर ये सेम रहता है प्लेन एरिया में। लेकिन जब हम पहाड़ों या हाइट पे चले जाते हैं तो हाइट पे प्रेशर चूंकि कम होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, और एयर के अंदर जो प्रेशर है वो ज्यादा हो जाता है। तो हमारा जो एयर ड्रम है, ये आपको नजर आ रहा है एयर ड्रम, इस पे फोर्स अप्लाई होती है आउटसाइड पे। तो जब हम हाइट पे चले जाते हैं तो यहाँ पे प्रेशर और यहाँ मिडल एरिया पे प्रेशर ये डिस्टर्ब हो जाता है। यहाँ पे प्रेशर कम होता है, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और यहाँ पे ज्यादा होता है। उसकी वजह से होता यू है कि इस ड्रम पे फोर्स अप्लाई होती है, इस पे प्रेशर आ जाता है। तो होता यू है कि ये जो ट्यूब है ये ओपन हो जाता है एयर के लिए। तो यहाँ पे जो एयर है वो इस तरफ फ्लो करना शुरू करते हैं, हमारे नोज हमारे गले की तरफ फ्लो करना शुरू करते हैं। तो इस दौरान हमारे कानों में एक साउंड प्रोड्यूस होता है जिसको हम पॉपिंग कहते हैं। प्रेशर के अनबैलेंस होने की वजह से हमें आवाज सुनाई देती है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि इफ यू फिल एयर टाइट बलून एट द टॉप ऑफ माउंटेन वुड द बलून एक्सपेंड और कंट्रैक्ट एज यू डिसेंड दी माउंटेन, एक्सप्लेन। ये कहता है कि फॉर एग्जाम्पल आप पहाड़ के किसी टॉप पे हैं और आप वहां पे गुब्बारे को हवा से भर देते हैं, और जब आप नीचे आते हैं तो क्या ये गुब्बारा जो है, बलून जो है, ये एक्सपेंड होगा या कंट्रैक्ट होगा, स्क्वीज होगा? तो इसका आंसर ये है कि अगर हम किसी पहाड़ के टॉप पे बलून को हवा से भर देते हैं और जब हम नीचे आते हैं तो वो स्क्वीज हो जाती है, यानी कंट्रैक्ट हो जाती है, क्योंकि नीचे प्लेन एरिया में एयर का प्रेशर ज्यादा होता है। तो बाहर से एयर पे प्रेशर आ जाता है तो वो कंट्रैक्ट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि एक रोबोट है जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, इसमें होता एक एंकर है। एंकर रोबोट को रोकने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये कहता है कि अगर ये स्विमिंग पूल में है, इसको हम पानी में डाल दें तो इसकी वजह से स्विमिंग पूल में पानी का जो लेवल है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। देखो दोस्तों, जब ये एंकर रोबोट होता है तो इसकी वजह से इस रोबोट का वेट ज्यादा होता है। तो जब रोबोट का वेट ज्यादा हो जाता है तो ये समहाउ पानी में डूब जाता है। मैं यहाँ पे बना लेता हूँ कि लेट सपोज ये हमारे पास स्विमिंग पूल है और ये पानी का लेवल है। अब यहाँ पे हम एक रोबोट रखते हैं along with the एंकर। एंकर भी यहाँ पे है, ये मैं सपोज कर रहा हूँ कि ये एंकर है। अब इसकी वेट चूंकि ज्यादा है, ये एंकर जो है ये इस रोबोट का हिस्सा है, तो यहाँ पे पानी का लेवल इंक्रीज हो जाता है। ये पानी का लेवल इंक्रीज हो गया। अब अगर हम इस एंकर को यहाँ पानी में फेंक दें तो इस रोबोट का वेट कम हो जाएगा,
तो ये ऊपर चला जाएगा और पानी का लेवल जो है नीचे आ जाएगा। अब ये जो एंकर हमने नीचे डाल दिया है, इसकी वजह से पानी डिस्प्लेस होता है, लेकिन कम डिस्प्लेस होता है, लेकिन उसकी वजह से वाटर का लेवल जो है वो इतना ज़्यादा नहीं होता जैसे कि पहले केस में होता है, क्योंकि पानी जो डिस्प्लेस होता है वो कम होता है। तो उसका लेवल मैं सपोज करता हूँ कि यहाँ पे आ जाता है। अगर वो पहले है तो लेवल ये है, अब जब हम नीचे डालते हैं तो ये नीचे आ जाता है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो ये है कि लेवल ऑफ वाटर जो है वो डिक्रीज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि विच मटेरियल इज मोर इलास्टिक, स्टील और रबर एंड वाई। स्टील और रबर में कौन सा मटेरियल ज्यादा इलास्टिक होता है और क्यों इलास्टिक होता है? तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन है कि यंग मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। इस इक्वेशन के मुताबिक एक ऑब्जेक्ट जो है वो ज्यादा इलास्टिक होता है अगर उसमें स्ट्रेन कम प्रोड्यूस होता है। स्ट्रेन जब कम है तो वो ज्यादा इलास्टिक होता है। ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब दोस्तों, अगर मैं सपोज करता हूं कि स्ट्रेस जो है, मैं किसी ऑब्जेक्ट पे स्ट्रेस अप्लाई करता हूं 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का। अगर रबर है उस पे मैं स्ट्रेस अप्लाई करूं 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो उसमें स्ट्रेन, उसमें जो चेंजेस है, चेंज इन लेंथ, वो ज्यादा आता है। और अगर मैं यही स्ट्रेस स्टील का एक रॉड है उस पे अप्लाई करो तो उसमें स्ट्रेन कम प्रोड्यूस होता है। तो जब स्ट्रेन कम प्रोड्यूस होता है तो इलास्टिसिटी ज्यादा होती है। हम जब स्टील पे फोर्स अप्लाई करते हैं हमें नजर ही नहीं आता कि उसमें कोई इंक्रीज आता है। वो इतना जल्दी अपने आप को रिकवर कर लेता है, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आता है कि हमें इन केस ऑफ स्टील पता ही नहीं चलता कि इसमें कोई चेंजेस आ गए। लेकिन अगर हम रबर पे 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का स्ट्रेस अप्लाई करें तो हमें नजर आता है वो टाइम लगाता है टू कम टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो यहाँ पे जो रबर है उसमें इलास्टिसिटी कम है और स्टील में इलास्टिसिटी ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें स्ट्रेन कम प्रोड्यूस होता है। तो इट्स ऑल अबाउट द कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ऑफ यूनिट 7। थैंक यू।